नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। इसरो ने पीएसएलवी C57 से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉजिस्टिक्स नीति तैयार करने को कहा। अटलांटिफिकेशन आर्कटिक महासागर को अधिक खारा और गर्म बना रहा है। डेलॉयट और नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग 7 प्रमुख केंद्रों से नए शहरों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपशिष्ट जल समस्या को समाधान में बदलना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 3 वर्ष पूरे हुए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत के कीर्तिमान स्थापित करने से संबंधित है। आपको बता दें, इसरो ने पीएसएलवी C57 से भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित वेधशाला श्रेणी का पहला भारतीय सौर मिशन है। इस मिशन के उद्देश्य हैं कोरोनल हीटिंग और सौर पवनों के त्वरण को समझना, कोरोनल मास इजेक्शन और सौर ज्वालाओं की उत्पत्ति की परिघटनाओं और पृथ्वी के निकट के अंतरिक्ष मौसम को समझना, सौर पवन के वितरण और अलग अलग दिशाओं में तापमान संबंधी विविधता को समझना। आदित्य L1 विद्युत चुंबकीय और पार्टिकल डिटेक्टर्स की सहायता से सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सबसे बाहरी परत कोरोना का पर्यवेक्षण करेगा। इसके लिए ये अपने साथ 7 पेलोड्स ले गया है। आदित्य L1 अपनी 4 महीने की यात्रा के बाद सूर्य और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में स्थापित हो जाएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट्स पर 2 विशाल द्रव्यमान वाले पिंडों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और किसी छोटे पिंड को उनके साथ साथ घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं। इस तरह से यहाँ पर स्थापित उपग्रह अपने नियत बिंदु पर बने रहते हैं। 5 लैग्रेंज बिंदुओं में से 3 L1, L2 और L3 अस्थिर होते हैं और 2 L4 और L5 स्थिर हैं। हालांकि L1 और L2 इतने भी अस्थिर नहीं हैं कि किसी अंतरिक्ष यान को इनके पास स्थापित नहीं किया जा सके। अस्थिर लैग्रेंज बिंदु बड़े द्रव्यमान वाले 2 पिंडों के केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा पर स्थित होते हैं। स्थिर लैग्रेंज बिंदु बड़े द्रव्यमान वाले 2 पिंडों के केंद्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा के आधार पर निर्मित 2 समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष पर होते हैं। L1 पॉइंट के लाभ ये है कि यहाँ से बिना किसी अवरोध या ग्रहण परिघटना के लगातार सूर्य का पर्यवेक्षण संभव है। यहाँ पर स्थापित सैटेलाइट आदि में ईंधन की कम खपत होती है। लैग्रेंज पॉइंट पर और भी कई मिशन जा चुके हैं, जैसे कि सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो मिशन को L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। ये नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का संयुक्त मिशन है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। अगला टॉपिक लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंधित है। केंद्र सरकार ने राज्यों से लॉजिस्टिक्स नीति तैयार करने को कहा है। राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के अनुरूप राज्य लॉजिस्टिक्स नीति तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब तक कुल 22 राज्यों ने अपनी लॉजिस्टिक्स नीति अधिसूचित की है। स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये राज्य स्तर पर सार्वजनिक नीतियों में लॉजिस्टिक्स पर समग्र ध्यान केंद्रित करने में सहायक होगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इससे बढ़ावा मिलेगा। लॉजिस्टिक्स उद्योग को अधिक कौशल बनाने और इसकी लागत को कम करने में मदद मिलेगी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का योगदान 14.4% तक रहने का अनुमान है। लॉजिस्टिक क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी 90% से ज्यादा है। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर है। भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत वैश्विक बाजार में भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करती है। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी मानकों का अभाव और प्रौद्योगिकी का अकुशल उपयोग जारी है। रखरखाव और भंडारण की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जैसे कि NLP 2022 में लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 14 से 18% से घटाकर 2030 तक 8% तक किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। PM गतिशक्ति के तहत लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मास्टर प्लान के रूप में तैयार किया गया है। इसके अलावा परिवहन में होने वाले विलंब को कम करने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई है।
साथ ही लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करने के लिए लॉजिस्टिक दक्षता संवर्धन कार्यक्रम और वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अटलांटिफिकेशन आर्कटिक महासागर को ज्यादा खारा और गर्म बना रहा है। सरल शब्दों में कहें तो आर्कटिक में अटलांटिक जल का बढ़ता प्रभाव ही अटलांटिफिकेशन है। इस प्रक्रिया के तहत अटलांटिक महासागर के गर्म जल की काफी मात्रा आर्कटिक सागर में पहुंच रही है। इससे आर्कटिक महासागर के निकट अवस्थित बेरेंट सागर के कुछ भाग में अटलांटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आर्कटिक महासागर की ऊपरी परत सामान्य तौर पर समुद्री हिमावरण से ढकी होती है। इस हिमावरण के नीचे ठंडे ताजे जल की परत मौजूद होती है। इस परत के नीचे अटलांटिक महासागर से तुलनात्मक रूप से गर्म और खारे जल की आपूर्ति होती रहती है। जलीय लवणता में मौजूद इस अंतर के परिणाम स्वरूप ठंडे ताजे जल की परत और गर्म और खारे जल की परत आपस में नहीं मिलती है। इससे ठंडे ताजे जल की परत के ऊपर मौजूद हिमावरण अटलांटिक से आने वाले गर्म जल के संपर्क में नहीं आता है और हिमावरण पिघलने से बचा रहता है। हालांकि हाल के दशकों में आर्कटिक हिमावरण में तेजी से गिरावट के कारण आर्कटिक महासागर में मौजूद जल की अलग अलग परतें आपस में मिल रही हैं और इससे अटलांटिफिकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। अटलांटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होने से आर्कटिक हिमावरण और ज्यादा तेजी से पिघलने लगता है, जिससे अटलांटिफिकेशन का स्तर बढ़ जाता है। शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है कि अटलांटिफिकेशन के लिए आर्कटिक द्विध्रुव यानी आर्कटिक डाइपोल नामक एक प्रक्रिया उत्तरदायी है। इस प्रक्रिया की वजह से उत्तरी अमेरिका के ऊपर प्रतिचक्रवाती पवनों और यूरेशिया के ऊपर चक्रवाती पवनों की मौजूदगी होती है। आर्कटिक डाइपोल की स्थिति लगभग 15 साल के चक्र में परस्पर बदलती रहती है। आर्कटिक द्विध्रुव का जब धनात्मक चरण होता है तो ये फ्रेम स्ट्रेट से होते हुए आर्कटिक में अटलांटिक जल को पहुंचाने से रोककर आर्कटिक हिमावरण के पिघलने की दर को धीमा करने में योगदान देता है। और जब आर्कटिक द्विध्रुव का ऋणात्मक चरण होता है तो इससे आर्कटिक हिमावरण के पिघलने की दर और ज्यादा तेज हो जाती है। तो इसको याद करने का सिंपल तरीका ये है कि अगर धनात्मक है तो पिघलने की दर धीमी हो जाएगी और अगर ऋणात्मक है तो पिघलने की दर तेज हो जाएगी। और अब आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि आईटी से संबंधित है। डेलॉयट और नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग 7 प्रमुख केंद्रों से नए शहरों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। ये रिपोर्ट भारत के उभरते प्रौद्योगिकी केंद्र शीर्षक के तहत जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रौद्योगिकी उद्योग का विकेंद्रीकरण हो रहा है। देखिए, जब शुरुआती दौर था, जब शुरुआत में आईटी क्षेत्र भारत में आ रहा था, उस दौरान कुछ जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज थी वहीं पर आईटी क्षेत्र को स्थापित किया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे इसको और भी कई शहरों में विस्तार दिया जा रहा है और अब ये महानगरीय केंद्रों सहित 7 प्रमुख केंद्रों से 26 शहरों में स्थानांतरित हो रहा है। इन शहरों में चंडीगढ़, कानपुर, अहमदाबाद जैसे टियर 2 और टियर 3 शहर भी शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया है कि प्रौद्योगिकी उद्योग में कार्यरत 5.4 मिलियन लोगों में से ज्यादातर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे 7 प्रमुख शहरों में केंद्रित हैं। प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत 60% स्नातक छोटे शहरों से आते हैं। इनमें से 30% लोग स्नातक के बाद रोजगार के लिए टियर 1 शहरों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं उन कारणों को जिसकी वजह से आईटी कंपनियां उभरते शहरी केंद्रों यानी कि टियर 2 जो सिटीज हैं उनमें अपने व्यवसाय को स्थानांतरित कर रही हैं। बड़े शहरी केंद्रों में व्यवसाय संचालन की लागत तेजी से बढ़ी है, यानी कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो ज्यादा आती है। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट लागत में 60 से 80% की वृद्धि हुई है। छोटे शहरों में कम लागत पर कुशल प्रतिभा पूल आसानी से मिल रहा है। वर्तमान में 11 से 15% प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिभाएं टियर 2 और टियर 3 शहरों में मौजूद हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं यही है कि छोटे शहरों का जब युवा वर्ग पढ़ करके डिग्री लेकर के जाता है तो वो टियर 1 शहरों में इसलिए स्थानांतरित हो जाता है क्योंकि उसको टियर 2 या टियर 3 शहरों में नौकरी नहीं मिलती है। तो टियर 3 अगर शहरों में उनको नौकरी मिलेगी तो वो क्यों जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि छोटे शहरों में बुनियादी ढांचा भी अब तेजी से विकसित हो रहा है। साथ ही वहाँ पर कई तरीके की कौशल युक्त प्रतिभाएं मौजूद हैं और स्टार्टअप्स भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने स्मार्ट शहर, टेक्नोलॉजी पार्क और इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसी पहलें भी आरंभ की हैं, जो इन शहरों को उद्योग विकास के अनुकूल बना रही हैं। इसके अलावा नए उभरते शहरी केंद्रों में स्टार्टअप्स और इंक्यूबेटर्स की संख्या बढ़ रही है। वर्ष 2022 में स्थापित टेक स्टार्टअप्स में से 39% स्टार्टअप्स उभरते शहरी केंद्रों में हैं। और आइए अब बात करते हैं प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के प्रमुख स्तंभों के बारे में। तो ये प्रमुख स्तंभ हैं प्रतिभा, अवसंरचना, जोखिम और विनियामक परिवेश, स्टार्टअप इकोसिस्टम तथा सामाजिक और रहन सहन परिवेश।
और अब बात करते हैं अपशिष्ट जल समस्या के समाधान को लेकर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने अपशिष्ट जल समस्या को समाधान में बदलना इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट ग्लोबल वेस्ट वाटर इनिशिएटिव GWWI ने तैयार की है। GWWI एक वैश्विक मंच है। ये अपशिष्ट जल प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रक आदि को एक साथ लाता है। अपशिष्ट जल एक या एक से अधिक प्रदूषकों का संयोजन होता है। घरेलू अपशिष्ट जल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है ब्लैक वाटर, जिसमें मलमूत्र और मलगाद शामिल है। वहीं ग्रे वाटर में रसोई और स्नान घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल शामिल होता है। इसके अलावा अस्पतालों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल, औद्योगिक अपशिष्ट, वर्षा जल और अन्य स्रोतों से शहरी अपशिष्ट जल प्रवाह तथा कृषि में प्रयुक्त अधिशेष जल या अन्य अपवाह। इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में ये कहा गया है कि विश्व में उपचारित अपशिष्ट जल का केवल 11% हिस्सा ही फिर से उपयोग किया जाता है। लगभग 50% अनुपचारित अपशिष्ट जल पर्यावरण में बहा दिया जाता है। अपशिष्ट जल लगभग 50 करोड़ लोगों को वैकल्पिक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। साथ ही वैश्विक उर्वरक उपयोग के 10% से अधिक की भरपाई कर सकता है। इसके अलावा इससे लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जा सकती है। अपशिष्ट जल से प्राप्त किए जा सकने वाले अन्य संसाधन कागज, पॉलीमर, कीटनाशक, रबर, पेंट, बायोडीजल, खाद्य संरक्षक और फ्लेवर्स, अग्निरोधक एवं जल रोधक वस्त्र, आभूषण आदि के उत्पादन के लिए कच्चा माल है। भारत में अपशिष्ट जल के फिर से उपयोग में मौजूदा बाधाएं हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारी निकायों के बीच जिम्मेदारियों के मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं होना। इसके अलावा अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए पर्याप्त तकनीकी डिजाइन विद्यमान नहीं है। परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होती है। पर्याप्त मात्रा में वित्त पोषण का अभाव है। रिपोर्ट में की गई और भी कई सिफारिशें हैं, जैसे कि अपशिष्ट जल के उपयोग पर लक्ष्य आधारित विनियम तैयार करने चाहिए। इनमें राष्ट्रीय पुनः उपयोग मानकों को भी परिभाषित किया जाना चाहिए। सीवेज उपचार और फिर से उपयोग में सहायक प्रौद्योगिकियों पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रभावी वित्त पोषण तंत्र विकसित करने की जरूरत है ताकि लागत की ज्यादा से ज्यादा रिकवरी हो सके। अब देखिए, अनुपचारित जो अपशिष्ट जल है उसके संदूषकों को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है भौतिक, दूसरा रासायनिक और तीसरा है जैविक खतरे। खाद्य सुरक्षा को खतरा है संदूषित जल स्रोत से और मृदा में जल की कमी होने से। वहीं पर्यावरण को खतरा ये है कि पर्यावास नष्ट हो जाते हैं, सुपोषण की स्थिति यानी यूट्रिफिकेशन हो जाता है। अब सुपोषण के बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला है कि खतरनाक पदार्थों से प्रदूषण उत्पन्न होता है। वहीं मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने की अगर हम बात करें तो असुरक्षित पेयजल और प्रदूषकों का जैव संचयन हो जाता है। अब इस जल का उपचार करने के लिए, अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए भौतिक संदूषक, जैविक संदूषक और विषाक्त रसायन को हटाना होता है और इन्हें हटाने के बाद प्राप्त होते हैं पोषक तत्व, ऊर्जा, जैविक उत्पाद और स्वच्छ जल। इससे क्या लाभ होगा? इससे कृत्रिम उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आएगी, क्योंकि अपशिष्ट जल में कई सारे पोषक तत्व आपको मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं कृत्रिम उर्वरकों के तौर पर। इसके अलावा ऊर्जा उत्पादन में विविधीकरण आएगा और साथ ही नए व्यवसायिक अवसर भी खुलेंगे। और इस जल का फिर से उपयोग करने का लाभ ये होगा कि पेयजल की स्थिति में सुधार आएगा। अभी आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पेयजल की स्थिति बेहतर नहीं है। वहीं खाद्य उत्पादन में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पारिस्थितिकी में सुधार होगा और उद्योग जगत को भी इसका लाभ होगा। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 2020 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और उत्तरदायित्वपूर्ण विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक रहेगी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। इसमें 20,050 करोड़ रुपए का निवेश निर्धारित किया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक निवेश है। इसके 2 घटक हैं, केंद्रीय क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लक्ष्य ये हैं कि वर्ष 2024-25 तक मछली उत्पादन बढ़ाकर 22 मिलियन मीट्रिक टन करना, कृषि सकल मूल्य वर्धित में मत्स्य पालन क्षेत्र के जीवीए का योगदान 9% तक बढ़ाना,
इसके अलावा उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को 20-25% से घटाकर लगभग 10% तक लाना। और आइए अब चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की उपलब्धियों के बारे में। मत्स्य क्षेत्र में 2019-20 से 2021-22 तक 14.3% तक की प्रभावशाली वृद्धि देखी गई है। पात्र मछुआरों और मत्स्य पालकों को 1,42,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। वर्ष 2013-14 से 2021-22 तक भारत के वार्षिक मत्स्य उत्पादन में 66.69 लाख टन की वृद्धि देखी गई है। आपको बता दें कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जो वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 8% का योगदान देता है। इसके अलावा भारत जलीय कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षमता का दोहन करना, मूल्य श्रृंखला का आधुनिकीकरण, उत्पादन के बाद का प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार करना। इसके अलावा मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन और विनियामक ढांचे का निर्माण करना तथा मछुआरों और मत्स्य पालक किसानों की आय एवं उत्पादन को दोगुना करना तथा रोजगार के अवसर पैदा करना है। और आइए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। शहरी अवसंरचना विकास निधि। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय UIDF के तहत संचालित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए ऋण की पहली किस्त जारी करेगा। प्राथमिकता क्षेत्र के लिए निर्धारित ऋण लक्ष्य और वितरण में कमी को देखते हुए केंद्रीय बजट 2023-24 में UIDF की स्थापना की घोषणा की गई थी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक कर रहा है। इसे 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआती कोष के साथ परिचालित किया गया है। इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियां टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए करेंगी। इसे मौजूदा ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की तर्ज पर संचालित किया गया है। अगला टॉपिक है कृषि अवसंरचना विकास उपकर AIDC। AIDC का प्रस्ताव केंद्रीय बजट 2021-22 में किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि अवसंरचना के विकास पर खर्च के वित्त पोषण के लिए धन जुटाना है। इसे सोना, चांदी, आयातित सेब, आयातित शराब आदि सहित कई उत्पादों पर लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया था। उपकर एक तरह का विशेष प्रयोजन कर है। इसे मूल कर दरों के ऊपर लगाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 270 और 271 केंद्र को उपकर एकत्र करने और इसे भारत की संचित निधि में जमा करने का अधिकार देते हैं। इसके बाद धन को विशिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए एक अलग कोष में अंतरित किया जाता है। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी या ट्रिलेमा। ये शब्दावली इस विचार को संदर्भित करती है कि एक अर्थव्यवस्था 3 विकल्पों को एक ही समय में नहीं अपना सकती है। इसमें स्वतंत्र मौद्रिक नीति अपनाना, एक निश्चित विनिमय दर को बनाए रखना और अपनी सीमाओं के पार पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना है। ये विचार 1960 के दशक की शुरुआत में कनाडाई अर्थशास्त्री रॉबर्ट मंडेल और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मार्कस फ्लेमिंग ने स्वतंत्र रूप से प्रस्तावित किया था। इन अर्थशास्त्रियों के मुताबिक कोई भी अर्थव्यवस्था इन तीनों नीतिगत विकल्पों में से दीर्घावधि में एक साथ केवल 2 का ही चयन कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर विनिमय दर निश्चित है लेकिन देश सीमा पार पूंजी प्रवाह के लिए खुला है, तो इसकी एक स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं हो सकती है। अगला टॉपिक है प्रोजेक्ट भीष्म के तहत आरोग्य मैत्री क्यूब। भारत ने आरोग्य मैत्री क्यूब नाम से दुनिया का ऐसा पहला आपदा अस्पताल बनाया है जिसे 72 क्यूब्स में असेंबल और एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इन क्यूब्स में आपदा में जीवित बचे 200 लोगों के लिए 48 घंटे तक की सहायता के लिए चिकित्सा उपकरण और अन्य आपूर्ति विद्यमान है। इन मेडिकल क्यूब्स को प्रोजेक्ट भीष्म के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। भारत पहले ही सद्भावना दर्शाते हुए म्यांमार को 2 आरोग्य मैत्री क्यूब दान दे चुका है। इसके अलावा श्रीलंका को दान के लिए 1 क्यूब तैयार किया जा रहा है। अगला टॉपिक है ग्रामोद्योग विकास योजना। ग्रामोद्योग विकास योजना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने शुरू की थी। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रबंधित कर रहा है। ग्रामोद्योग विकास योजना खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना के घटकों में से एक है। केंद्रीय ग्रामोद्योग विकास योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके 2 घटक हैं, एक है खादी विकास योजना और दूसरा है खादी अनुदान। इसका उद्देश्य ग्राम उद्योगों को सामान्य सुविधाओं, तकनीक के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से प्रोत्साहन और विकास तथा अन्य सहायता और सेवाओं के माध्यम से ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसमें शामिल गतिविधियां हैं वेलनेस और कॉस्मेटिक उद्योग और हस्त निर्मित कागज। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म यानी दीक्षा प्लेटफॉर्म। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन अपने मौजूदा दीक्षा प्लेटफॉर्म में पर्सनलाइज्ड एडिटिव लर्निंग को एकीकृत कर रहा है।
NEGD राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। PAL यानी कि पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग एक सॉफ्टवेयर आधारित उपागम है जो प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से सीखने का अनुभव प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। दीक्षा शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की पहल है। ये प्लेटफॉर्म राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई कंटेंट और सभी कक्षाओं के लिए QR कोड आधारित पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाता है। ये एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत है। ये दृष्टिबाधित छात्रों को स्क्रीन रीडर जैसी सहायक प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से वेबसाइट्स का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। दृष्टिबाधितों और बधिर लोगों के लिए विशेष ई कंटेंट डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी डेजी पर विकसित किया गया है। अगला टॉपिक है एशियाई जंगली कुत्ता। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में एशियाई जंगली कुत्ते को देखा गया है। इस स्थान पर इनका देखा जाना एक दुर्लभ घटना है। एशियाई जंगली कुत्ते जिसे ढोल भी कहा जाता है, ढोल वन पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष शिकारियों में शामिल है। ये डॉग फैमिली का एक मांसाहारी जीव है। ये मध्य दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इनकी अधिकतर आबादी भारत, नेपाल, भूटान और थाईलैंड में पाई जाती है। IUCN में इसकी स्थिति एंडेंजर्ड की है और ये साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल है। इसको पर्यावरण के नुकसान की वजह से खतरा है। साथ ही इसके शिकार के लिए जीवों की होती कमी भी इसके लिए खतरा है और प्रतिशोध के कारण भी इसकी हत्या की जाती है। भारत द्वारा इसके बचाव के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं। भारत द्वारा इसे बचाने के लिए ढोल संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाइपरलूप। टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप ने हाइपरलूप तकनीक के विकास पर संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। TUTR हाइपरलूप IIT मद्रास में संचालित एक डीप टेक स्टार्टअप है। हाइपरलूप यात्रियों एवं कार्गो के लिए प्रस्तावित एक अल्ट्रा हाई स्पीड युक्त जमीनी परिवहन प्रणाली है। इसकी गति 700 मील प्रति घंटे से ज्यादा होती है। हाइपरलूप की अवधारणा को एलन मस्क और उनकी कंपनी SpaceX और अन्य कंपनियों द्वारा प्रचारित किया गया है। इसके 3 आवश्यक घटक होते हैं: ट्यूब, पॉड और टर्मिनल। ट्यूब एक बड़ी पॉड के आने जाने वाले मार्ग को छोड़कर पूरी तरह से बंद और कम दबाव वाली प्रणाली या वैक्यूम ट्यूब होती है। पॉड एक कोच होता है जिस पर वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब को बनाए रखा जाता है। इसमें चुंबकीय प्रणोदन का उपयोग किया जाता है जो ट्यूब के भीतर वायु प्रतिरोध या घर्षण को काफी हद तक कम या लगभग समाप्त कर देता है। टर्मिनल पॉड के आगमन और प्रस्थान को प्रबंधित करता है। और आइए अब आपको बताते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। इरिट्रिया, इसकी राजधानी अस्मारा है। इरिट्रिया एक पूर्वी अफ्रीकी देश है जो लाल सागर के तट पर स्थित है। इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएं सूडान, इथियोपिया और जिबूती से लगती हैं। इसकी समुद्री सीमा सऊदी अरब और यमन से लगती है। इरिट्रिया की प्रमुख नदियां हैं गश, तकेजे, बराका और एनसेबा और इरिट्रिया का उच्चतम बिंदु है माउंट सोइरा। साथ ही अंत में एक त्रुटि सुधार भी है। बीते हुए 2 सितंबर के अंक में एक साथ चुनाव की संभावनाओं पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है। इस जानकारी के तहत ये लिखा गया था कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें शामिल होंगे अनुच्छेद 83, 84, 172, 174 और 356। लेकिन सही तथ्य ये है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधनों की जो आवश्यकता होगी उनमें अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करना होगा। यानी कि आप 84 की जगह 85 वाले अनुच्छेद को शामिल कर लें। ये एक भूल सुधार है तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।